नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे सम्राट विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से साफ कहा कि इस पूरी घटना के दौरान भारत अमेरिका व्यापार समझौते और अमेरिका की ओर से भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता को लेकर किसी भी स्तर पर बातचीत नहीं हुई। सैन्य कार्रवाई रोकने के बारे में बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं के बीच स्थापित मौजूदा चैनलों के तहत सीधे हुई है या पाकिस्तान के अनुरोध पर हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न कभी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा के संबंध कई मायनों में महत्वपूर्ण हैं। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत को मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने G7 में भारत को निमंत्रित किया और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे 2015 के बाद फिर से एक बार कनाडा की धरती पर आकर के कनाडा के लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला है। भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है।
आगे भी इच्छुक रहेगा। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अमरनाथ यात्रा पर कहा कि यह अच्छी बात है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। हम भी चाहते हैं कि ये यात्रा सुचारू रूप से चले। मुझे बस एक ही बात अजीब लग रही है कि इस साल हेलीकॉप्टर सेवाओं की अनुमति नहीं है। इससे देश के बाकी हिस्सों में गलत संदेश जाता है। कई सालों में पहली बार पहलगाम और बालटाल से हेलीकॉप्टर को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इससे देश के बाकी हिस्सों में जो स्थिति के बारे में गलत संदेश जाना चाहिए। बहुत दिनों से हमारी कोशिश रही, क्योंकि ये मतलब अपने आप में एक अजीब बात है कि हम टूरिज्म को दोबारा यहाँ रिवाइव करना चाहते हैं, लेकिन अपने हाथों ही हम आधा कश्मीर जो है वो बंद रख रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता ये सारे डेस्टिनेशंस खुल रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि टूरिस्ट जो है वो वापस आना शुरू कर जाएंगे। अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, अमरनाथ यात्रा अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि यात्रा सही तरीके से जाए। सिर्फ एक बात थोड़ी सी अजीब लग रही है कि इस बार हेलीकॉप्टर सर्विस की इजाज़त नहीं दी जा रही है और इसका भी एक गलत मैसेज बाकी मुल्क में जा रहा है। अब मेरे पास वो इंटेलिजेंस इनपुट्स तो है नहीं जिसके बुनियाद पे ये फैसला लिया गया, लेकिन मैं अपनी जगह सोचता हूँ कि इतने सालों के बाद पहली मर्तबा है कि पहलगाम और बालतल से हेलीकॉप्टर की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कहीं इसका गलत मैसेज जो है बाकी मुल्क में नहीं जाना चाहिए जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी लंबे समय से जाति जनगणना की मांग कर रही है। जब जाति जनगणना होगी तभी आरक्षण ठीक से मिलेगा। पहले से मांग चली आ रही है, बहुत पहले से मांग चली आ रही है। जातीय गणना होना चाहिए और जब जातीय गणना होगा तभी आरक्षण ठीक से मिलेगा। ये तो देखिए समाजवादी पार्टी पहले से मांग चली आ रही है। ओडिशा गैंगरेप मामले पर कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक घटना है। कांग्रेस ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की जांच के लिए सदन स्तरीय समिति की मांग की थी, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। गोपालपुर जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर छुट्टी के दिन यह भयावह घटना घटी, जिसमें 10 लोगों ने एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया। ये इस तरह की घटना राज्य सरकार की विफलता को दर्शाती है। सरकार 1 साल से प्रचार और मार्केटिंग में व्यस्त है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध हर दिन बढ़ रहे हैं। लोग अब समझ गए हैं कि वे इस सरकार पर अब और भरोसा नहीं कर सकते। देखिए, ये दिस इज अ एक्सट्रीमली शेमफुल इंसिडेंट, नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब। जब कांग्रेस पार्टी हैड
demanded within the assembly कि एक house level committee has to be formed to inquire into the rising crimes against women. The government did not listen at all, and you see the situation today. It is extremely shameful that on the day of Raja Parva, which is celebrated, it is a celebration of womanhood and fertility, the day where we honor our young girls, on that auspicious day, which is a holiday, on a popular tourist destination like Gopalpur, which itself is a very popular tourist place where a lot of tourists come on a holiday. This kind of incident, horrific incident where 10 people have gang raped a young girl and they have tied the boy also. So this kind of incident happening on a holiday on an auspicious day of Raja completely shows the failure of the state government. The government is simply busy in the promotion and marketing of 1 year, but on the ground reality, when you see the reality, the crimes against women are rising every day. More than 15 crimes against women per day. An incident like gang rape has become a new normal under this government, which is extremely shameful. But we will not stop. We will fight for that girl. We will fight for all the women who are unsafe in this state. And the state government's lawlessness, state government's attitude is quite evident, and people know, people understand that they cannot rely on this government anymore. आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और बिहार कमेटी से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि हम बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में जो बिहार के लोगों के दुकान मकान उजाड़े जा रहे हैं, उसके बारे में मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी से कहें और इसे रुकवाएं, क्योंकि इन लोगों ने वादा किया था जहां झुग्गी वहीं मकान। ये फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी और बिहार की कमेटी के साथ बातचीत में ये फैसला तय लिया गया है कि हम बिहार के सारी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। सर, आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आगाह किया है कि जिस तरीके से बिहारियों पे अत्याचार हो रहे हैं, बिहार के लोगों को जो उजाड़ा जा रहा है दिल्ली में, उनके दुकान उनके मकान उजाड़े जा रहे हैं, उसको लेकर मैं मुख्यमंत्री जी से चाहता हूं कि वो मोदी जी से कहें और इस रुकवाएं, क्योंकि इन लोगों ने तो वादा किया था जहां झुग्गी वहां मकान। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का फैसला ऐतिहासिक है, स्वागत योग्य है। उस समय कांग्रेस की सरकार में भी पूरे देश से लगातार ये मांग उठ रही थी, लेकिन फैसला उसने लिया। आज ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है, स्वागत योग्य कदम है। और स्वयं भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने सरकार की तरफ से न केवल जनगणना की घोषणा की, बल्कि पूरा शेड्यूल दिया कि ये जनगणना होगी। और जिस तरह से जनगणना के लिए उन्होंने कहा, चाहे हिली एरिया हो, वहाँ पे 1 अक्टूबर 26 या 1 मार्च 2027 तक सारे आंकड़े आ जाएंगे। और इन आंकड़ों को घर घर से जनगणना के साथ उसमें कास्ट को, सारी एडिशनल इंफॉर्मेशंस को देश के 34 लाख कर्मचारी अधिकारी सभी राज्यों के घर घर में जाकर के करेंगे। जी सर, कांग्रेस हो गई या फिर अखिलेश यादव जो सपा के हैं, वो सब क्वेश्चन उठा रहे हैं इस चीज़ को लेकर, और मंडल कमीशन को लेकर भी क्वेश्चन किया है। मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस के सवाल उठा रही है जयराम रमेश कि यू टर्न ले लिया, तो कांग्रेस की सरकार में जिस समय ये मांग उठ रही थी जाति जनगणना की, तो उन्होंने फैसला क्यों नहीं लिया? आज तो उनको लगता है कि ये फैसला बीजेपी एनडीए लेती नहीं, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला ले लिया, एडवाइजरी जारी हो गई, नोटिफिकेशन जारी हो गया और प्रक्रिया शुरू हो गई आज से, तो उनको लगता है कि अब हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, तोते हमारे हाथ से उड़ गए हैं। तो अब केवल देश के पिछड़ों को गुमराह करने के लिए, चाहे जयराम रमेश हो या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हों, कह रहे हैं कि हमको सतर्क रहना होगा, नहीं जनगणना में आंकड़े छुपाए जा सकते। अरे ये संघीय ढांचा है, वो भी जिम्मेदार पदों पे रहे हैं। आखिर कहीं डीएमके की सरकार है, कहीं कांग्रेस यूपीए की भी राज्यों में सरकार है, कहीं तृणमूल को है, अगर बीजेपी एनडीए के है, तो उन कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा ही सेंसस होगा, ट्रांसपेरेंट ढंग से होगा। और इसके बाद भी ये सवाल उठा रहे हैं, तो ये उनकी बौखला है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एयर इंडिया विमान दुर्घटना में 240 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। यह बहुत दुखद दुर्घटना थी। विजय रूपाणी भी इस विमान में यात्रा कर रहे थे और उनकी भी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि मैं उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ।
अभी 3-4 दिन पहले इसका क्रैश हुआ जिसमें 240 से ज्यादा लोगों की मृत्यु होने की आशंका है। ये एक बेहद खौफनाक एक्सीडेंट था, बेहद दर्दनाक एक्सीडेंट था। इसमें विजय रूपानी जी भी इसी विमान से यात्रा कर रहे थे और विजय रूपानी जी भी स्वर्ग सिधार गए इस क्रैश में। विजय रूपानी जी को बहुत लोग हैं चाहने वाले उनके गुजरात के अंदर, पूरे देश के अंदर, और सबको एक बहुत गहरा धक्का लगा है। अभी मैं श्रद्धांजलि सभा में उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करने के लिए शामिल हुआ। उनकी धर्मपत्नी, उनके पुत्र और उनके अन्य परिवारजनों से मिला, अपनी संवेदनाएं प्रकट की। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनको अपने चरणों में स्थान दे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि असीम मुनीर ने आग लगाने का जो बयान दिया था उसका सीधा संबंध 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से है। आज इसी व्यक्ति असीम मुनीर को उन्होंने कहा कि असीम मुनीर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भोजन करने का विशेष निमंत्रण मिला। हमारा प्रतिनिधिमंडल तो केवल उपराष्ट्रपति से मिल सकता था, लेकिन असीम मुनीर राष्ट्रपति से मिले हैं। आज खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट तक फ़ोन पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत के बारे में जो कहा और हमें जो कहा गया है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप एक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते? उन्होंने सर्वदलीय बैठक पर जोर देते हुए कहा कि सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलाए। आपकी इस बात का समझ देखिए, आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के भड़काऊ, उत्तेजक, आपत्तिजनक और आग लगाने की जो उन्होंने बात की थी, जो बयान दिया था, उसका सीधा ताल्लुकात अप्रैल 22 पहलगाम आतंकवादी हमले से है। और इसी व्यक्ति को एक विशेष निमंत्रण मिलता है आज राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भोजन का, यानी कि ये एक प्राइवेट मीटिंग है। हम तो सिर्फ उपराष्ट्रपति तक मिल सकते थे, हमारा जो डेलीगेशन गया था। अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं। ये तो पहला झटका है। दूसरा झटका हमें मिला जब यूएस सेंट्रल कमांड के जो अध्यक्ष थे माइकल कुरिला, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक असाधारण, एक अभूतपूर्व, एक विशेष साथी है अमेरिका का, ये आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उस अभियान में। इसका मतलब क्या? और तीसरा, राष्ट्रपति ट्रंप ने 14 बार कहा है कि मेरे मध्यस्थता के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ, यानी कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने को मैंने मजबूर किया। और मैंने ट्रेड और टैरिफ नॉट तारीफ, प्रधानमंत्री तारीफ सुनना चाहते हैं और राष्ट्रपति टैरिफ की बात करते हैं, टैरिफ को लेकर उन्होंने बात कही। तो ये तो एक तिहरा झटका है ना, ये तो एक ट्रिपल झटका है हमारे विदेश नीति के लिए। आज खबर आई है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में 35 मिनट का एक फोन कॉल हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विदेश सचिव ने हमें कहा है, देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री, हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। तो हम चाहते हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी, आपने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और आप कह रहे हैं मैंने ये कहा, वो कहा। आप एक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते? क्यों आप विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं बुलाते और कहिए उनको कि मैंने ये कहा। मैंने राष्ट्रपति ट्रंप के 14 जो बयान आए हैं, मई 10 से लेकर यानी 37 दिन तक हमारे प्रधानमंत्री चुप थे।
बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो लंबी बातचीत हुई है उसमें कई बातें सामने निकल कर आई हैं। कांग्रेस पार्टी G7 सम्मेलन और जाति जनगणना पर झूठ फैला रही थी। इसी कांग्रेस ने भारतीय सेना के विरोध में कई झूठ फैलाए थे। कांग्रेस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर भारत ने संघर्ष विराम किया था, लेकिन इनके सांसद सलमान खुर्शीद, शशि थरूर और मनीष तिवारी ने भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत किसी अन्य देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, आज जो लंबी बातचीत प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच हुई, उसमें कई बातें सामने निकल कर आई, पर सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी झूठ की जननी और फेक न्यूज़ की फैक्ट्री है। कांग्रेस पार्टी जो हाल ही में G7 पर झूठ फैला रही थी, कास्ट सेंसस पर झूठ फैला रही थी, उसने भारत की सेना विरोधी कई सारे झूठ फैलाए थे। कांग्रेस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने सीज फायर किया था, जबकि उनके खुद के सांसद सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और शशि थरूर भी कह रहे थे कि ऐसी बात नहीं थी। पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप जी से कहा कि किसी थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप की कोई बात या कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ना भारत इसको स्वीकारता है। कांग्रेस ने कहा भारत की सेना ने सरेंडर कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कर दिया कि भारत की सेना ने इस प्रकार की कुटाई की जो 26/11 के बाद भी हमने नहीं देखी थी, जिसके चलते पाकिस्तान के DGMO ने भारत को डायरेक्टली फ़ोन किया। कांग्रेस ने कहा कि ट्रंप साहब ने ट्रेड का इस्तेमाल करते हुए सीज़फायर करवाया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कर दिया कि ट्रेड के बारे में पूरे ऑपरेशन सिंदूर में कोई बातचीत नहीं हुई और आज भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उल्टा आज तो एक नया डॉक्ट्रिन स्थापित हुआ है कि गोली का जवाब गोले से। एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ प्रॉक्सी वॉर नहीं, एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखा जाएगा और घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब देने की जो क्षमता है उसका भी परिचय मिला। पर कांग्रेस पार्टी बार बार सेना के खिलाफ, भारत की सैन्य शक्ति के खिलाफ ये टिप्पणी इसलिए कर रही थी क्योंकि आज ये INC नहीं बल्कि PNC बन चुकी है, पाकिस्तानी नेशनल कांग्रेस। और राहुल गांधी LOP नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की तरह बात करते हैं। आज कांग्रेस को बताना चाहिए कि उनके एक के बाद एक जो झूठ उजागर हुए हैं उसका पर्दाफाश हुआ है। क्या मोदी विरोध में उतरते उतरते देश की सेना विरोध में आप उतर गए? ऑपरेशन सिंदूर को सरेंडर बताया, ऑपरेशन सिंदूर फेलियर था, छुटपुट था। आपने कहा कि सीजफायर हो गया, आपने कहा कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो गया। क्या कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के झूठ फैलाने के लिए माफ़ी मांगेगी भारत की सेना से, भारत से? और भारत ने जिस प्रकार की कूटनीति दिखाई उस पर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए, ये कहते हुए कि हमारी सांसद आतंकियों की तरह है। मतलब सेना का अपमान, सांसदों का अपमान, पाकिस्तान का गुणगान, यही बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। अब कांग्रेस बताए कि क्या वो इन सारे झूठ बातों के लिए माफ़ी मांगेगी और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी सरेंडर कर गई पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के सामने, उस पर वो जवाब दे। मेरे साथ इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।